Hello, everyone. Welcome to our series of Indian Polity, where we shall discuss various issues related to the field of polity for your UPSC preparation. So, continuing with our series on constitutional bodies, today we are going to discuss public service commissions. यानी कि इसमें हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड वेरियस स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन. ऑलराइट, अब जब ये हम वीडियो कवर करेंगे ना, तो इसमें व्हाट विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस. प्री इंडिपेंडेंस टाइम में पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या हिस्ट्री है, सिविल सर्विसेज की इंडिया में क्या हिस्ट्री है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं. सो लेट्स टेक अ लुक एट द टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर दिस वीडियो. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया. ऑलराइट, after covering this, we'll study various constitutional provisions with respect to UPSC and state public service commissions. All right. So without further ado, let's begin. स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंडिया में जितनी भी पब्लिक सर्विसेज है ना, उन्हें मोटे मोटे तौर पे वी कैन डिवाइड इन थ्री पार्ट्स. Alright, so public services in India can be divided into three parts. First part being all India services, for example, IAS, IPS, IRS, right? Then there are central services which come under the central government. For example, IRS, railway traffic system services जो हैं, then and many other services, right? तो वो होंगी इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज. देन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर सर्विसेज होती हैं जिन्हें हम स्टेट सर्विसेज कहते हैं, जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज, पंजाब सिविल सर्विसेज, यूपी सिविल सर्विसेज एंड सो ऑन. ऑलराइट, ये अब आपको पता है ना. तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया. वेल, सिविल सर्विसेज इंडिया में स्टार्ट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत में जो सिविल सर्वेंट्स रखे थे ना, वो पता कैसे रखते थे? उसके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं होता था, कोई मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं था. इट वाज अ पेट्रनेज बेस्ड सिस्टम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रनेज बेस्ड सिस्टम? कि जो भी अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी होगी ना, वो अपने फेवरेट्स को अपॉइंट करेंगे. नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे ना, डायरेक्टर्स होते थे, दे यूज्ड टू अपॉइंट देयर फेवरेट्स और नॉमिनेट देयर फेवरेट पीपल as civil servants for service in India, right? So this system used to follow patronage based system. उसके बाद क्या हुआ, 1854 में ना लॉर्ड मैक्यूले, बड़ा फेमस नाम है इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, लॉर्ड मैक्यूलेज रिपोर्ट ऑफ द सिलेक्ट कमिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. उस रिपोर्ट के आने के बाद लॉर्ड मैक्यूले ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि पेट्रनेज बेस्ड सिस्टम से आप मेरिट बेस्ड सिस्टम पे आ जाइए. नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पेट्रनेज बेस्ड सिस्टम एंड मेरिट बेस्ड सिस्टम? नाउ पेट्रनेज बेस्ड सिस्टम में होगा कि जो डायरेक्टर्स होंगे, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, वो अपने हिसाब से अपॉइंट करेंगे. मेरिट बेस्ड सिस्टम में क्या होगा, एक कॉमन एग्जामिनेशन होगा जिसके बेसिस पे जो मेरिटोरियस है, जिसके पास मेरिट है, वो ही सिलेक्ट होगा. तो एक एग्जामिनेशन के तहत सिविल सर्वेंट्स को चूज करना लॉर्ड मैक्यूले की रिपोर्ट के बाद आया था. एंड टू फुलफिल द recommendations of this report, a civil service commission was established, and since 1854 में the report was tabled, and in 1855 a civil service commission was set up, and examinations were being held in England to select civil servants for India. All right, now लंदन में होल्ड होते थे एग्जाम्स. नाउ इनिशियली द एग्जामिनेशन यूज्ड टू बी हेल्ड ओनली इन इंग्लैंड, सिर्फ इंग्लैंड में होते थे, और द एंटायर सिस्टम वाज बायस्ड अगेंस्ट द इंडियंस. जो सिलेबस होता था ना उस टाइम एग्जामिनेशन का, वो बहुत ऐसा होता था कि सिर्फ यूरोपियंस ही उसे क्रैक कर पाए, राइट? फिर भी 1864 में पहले इंडियन जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करा था, वो थे श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर, ब्रदर ऑफ श्री फेमस रविंद्रनाथ टैगोर, राइट? उसके बाद कई इंडियंस आए हैं. नाउ अगले 50 साल from 1864 to next 50 years, Indians petitioned for simultaneous examinations to be held in India without success. Now अगले 50 साल तक Indians used to petition British government कि आप इंडिया में भी एग्जामिनेशन होल्ड करिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडियंस हैं वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, पर उनके लिए इंग्लैंड ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता है. तो आप इंग्लैंड और इंडिया दोनों में एग्जामिनेशन रखिए. ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती थी, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू मेक दिस एग्जामिनेशन एज डिफिकल्ट एज पॉसिबल फॉर इंडियंस, सो दैट ज्यादा से ज्यादा सिविल सर्वेंट्स यूरोपियंस या इंग्लिश या स्कॉटिश ये लोग हों, राइट? अब World War I or Montagu-Chelmsford reforms. It was only after World War I and Montagu-Chelmsford reforms that this was agreed to, and from 1922 onwards, the ICS examination began to be held in India too. तो Montagu-Chelmsford reforms जो हुए थे और World War I के बाद 1922 के बाद से इंडिया में भी एग्जामिनेशन होने शुरू हो गया था,
Now, the examination was first held in Allahabad, now Prayagraj, and later in Delhi, with the setting up of Federal Public Service Commission. अभी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद एस्टैब्लिश हुआ है. खैर उसके बारे में अभी थोड़ी देर में देखते हैं. आपको ये याद रखना है कि दिल्ली से पहले एग्जाम्स इलाहाबाद में रखे जाते थे. नाउ ये तो सिविल सर्विसेज की सिचुएशन थी. पुलिस का भी यही कुछ हिसाब था. Prior to independence, superior police officers belonged to the imperial police. इंडियन पुलिस तो हम वैसे कह देते हैं, इंपीरियल पुलिस नाम था. आईपीएस जो होते थे ना, या इंडियन पुलिस ऑफिसर्स होते थे, उनका नाम था इंपीरियल पुलिस ऑफिसर्स. एंड दे यूज्ड टू बी अपॉइंटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाय कंपैरेटिव एग्जामिनेशन. तो 1893 से पुलिस में जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना, जैसे एसपी, आईजी, डीआईजी वगैरह, उनके लिए एग्जामिनेशन होते थे इंग्लैंड में, राइट? एंड दे यूज्ड टू बी अपॉइंटेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. Now, entry into imperial police was thrown open to Indians only after 1920. जैसे कि 1922 के बाद इंडिया में एग्जामिनेशन होने शुरू हो गए थे, वैसे ही 1920 के बाद इंडियंस के लिए इंपीरियल पुलिस फोर्स ओपन हो गई थी. और उसी के बाद से दो जगह एग्जामिनेशन होने लगे, इंग्लैंड एंड इंडिया. Now, Indianization of the police service continued to be a very slow despite pronouncement and recommendations of Islington Commission and Lee Commission. अब पुलिस फोर्स स्पेशली जो सुपीरियर ऑफिसर्स की पोस्ट होती थी ना, वो ज्यादातर ब्रिटिश या ब्रिटिश लोगों के लिए ही होती थी, राइट? इंडियनाइजेशन नहीं हो पा रही थी पुलिस फोर्स की, डिस्पाइट द रिकमेंडेशंस ऑफ आइलिंगटन एंड ली कमीशन. ये कमीशन के नाम याद रखना कि आइलिंगटन और ली कमीशन ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस भर्ती करिए आप सुपीरियर पुलिस पोस्ट में. However, because of non-availability of suitable European candidates, more Indians were appointed to the Indian police force from the year 1939. ओके, सो 1939 के बाद आपने पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट करे इंडियन से. और उसका भी रीजन ये नहीं था कि आप इंडियंस अपॉइंट करना चाहते थे, उसका रीजन ये था कि यूरोपियंस ही इंडिया में पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहते थे. ऑलराइट, अब सेम ही हाल फॉरेस्ट सर्विसेज का था. ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड द इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1864 एंड टू ऑर्गेनाइज द अफेयर्स ऑफ इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1867. 1867 से लेके 1885 तक ये जो इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स होते थे, इनकी ट्रेनिंग होती थी फ्रांस एंड जर्मनी में. बट उसके बाद 1885 से लेके 1905 तक इनकी ट्रेनिंग होती थी लंदन में, कूपर्स हिल. In 1920, it was decided that further recruitment to the Imperial Forest Service would be made by direct recruitment in England and India. तो 1920 डेट ईयर याद रखिए, 1920 के बाद से ही सिविल सर्वेंट्स, पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन है वो इंडिया में होना शुरू हो गया था, राइट? After independence, the Indian Forest Service was created in 1966 and All India Service under All India Services Act. मतलब ये है कि अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि पब्लिक सर्विसेज को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो जिसमें ऑल इंडिया सर्विसेज की कैटेगरी है उसमें आते हैं आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स, राइट? उसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं जैसे आईआरएस, आईआरटीएस, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विसेज वगैरह वगैरह जो है वो सेंट्रल सर्विसेज का पार्ट है. ऑलराइट, चलिए अब हम आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के बाद नहीं आए. प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स में भी, ब्रिटिश टाइम्स में भी इनकी एक हिस्ट्री है, राइट? इन 1887 द एचिंसन कमीशन recommended the reorganization of services on a new pattern and divided the services into 3 groups. तो उन्होंने जितनी भी पब्लिक सर्विसेज है ना ब्रिटिश राज के अंडर जो थी, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इंपीरियल यानी कि जो सेंटर के कंट्रोल में होगी, प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस के कंट्रोल में होगी, और सबऑर्डिनेट, राइट? जैसे पंचायत वगैरह, लोकल ऑफिसर जो सिटी या म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर होंगे, राइट? The recruiting and controlling authority of imperial services was the Secretary of State. Clear? The appointing and controlling authority for provincial services was the respective provincial government. So हुआ क्या था कि जो imperial services के ऑफिसर्स होंगे, जो सेंटर के कंट्रोल में होंगे, उन्हें अपॉइंट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो प्रोविंशियल सर्विसेज के ऑफिसर्स होंगे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर होंगे, उन्हें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपॉइंट करेंगी. बट जैसा कि आप जानते हो कि 1935 से पहले इंडिया में फेडरलिज्म नाम की कोई चीज नहीं आई थी. तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ना, इनके पास पावर तो थी, बट दैट पावर वाज डेलीगेटेड बाय द सेंटर. तो अगर ये लोग अपॉइंट करेंगे ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपॉइंट और कंट्रोल करेंगे प्रोविंशियल ऑफिसर्स को, तो इन्हें ना सेंटर का अप्रूवल लेना पड़ता था.
राइट ये पॉइंट एक बार फिर पढ़ लेते हैं. द अपॉइंटिंग एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर प्रोविंशियल सर्विसेज was with the respective provincial governments which framed rules for these services with the approval of government of India. तो इन्होंने जो रूल्स बनाए थे ना कि जिस हिसाब से ये अपॉइंट करेंगे कंट्रोल करेंगे प्रोविंशियल ऑफिसर्स को, वो रूल्स को अप्रूव कराना पड़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. क्लियर. विद द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद से इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज होना शुरू हो गया था. इंडिया में एग्जामिनेशन होने शुरू हो गए थे. With the passing of Government of India Act 1919, the imperial services headed by the Secretary of State for India were split into two: ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज. तो ये जो कैटेगरी है ना, जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें आप अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो या तो आप ऑल इंडिया सर्विसेज के पार्ट बनते हो या सेंट्रल सर्विसेज के. ये इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद नहीं डिवाइड करा है तरीका, ये ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है. ब्रिटेन ने पहले करा था ये कि उन्होंने सर्विसेज को, इंपीरियल सर्विसेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑल इंडिया और सेंट्रल. अब पहले तो सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में सारी अथॉरिटी होती थी. उसके बाद ना बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आप ना एक इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो. एक इंडिपेंडेंट कमीशन होगा जिसके हाथ में सारी रिक्रूटमेंट होगी. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में इतनी पावर ना दो, इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए. ये बात चल रही थी 1919 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने वाला था. सो द ओरिजिन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया इज फाउंड इन द फर्स्ट डिस्पैच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑन 5th March 1919, which refer to the need for setting up some permanent office charged with the regulation of service matters. तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की बात हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में. After the passing of this act, in spite of prolonged correspondence among various levels on the functions and machinery of the body to be set up, no decision was taken on setting up of the body. इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आपने बोल भी दिया कि एक इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्विस कमीशन हम बनाएंगे, पर फिर भी एक्ट में डालने के बावजूद आपने बनाया नहीं था. हुआ क्या कि फिर ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया, जिसका नाम ली कमीशन भी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, ली कमीशन को बिठाया. और ली कमीशन ने बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन फटाफट से बनाया जाए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उस टाइम की ब्रिटेन के कंट्रोल में थी वो देरी ना करे. अकॉर्डिंग टू ली कमीशन बोला गया 1924 में कि जल्दी से जल्दी एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए. और ली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद 1926 में पहला पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म हुआ था. ठीक है. अब 1926 से लेकर 1935 तक पब्लिक सर्विस कमीशन ही हैंडल करता था सारी पब्लिक सर्विसेज की रिक्रूटमेंट, वो चाहे इंपीरियल सर्विसेज हो चाहे प्रोविंशियल सर्विसेज हो. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें पहली बारी इंडिया के पॉलिटी को थोड़ा फेडरल कैरेक्टर दिया गया था, उन्होंने कहा कि इस पब्लिक सर्विस कमीशन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो. एक होगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंटर पे होगा, और एक प्रोविंसेस के लिए अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो. अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, इसे कहते हैं कि इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत कुछ बोरो करा है, और पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोविजंस भी हमने इसी से बोरो करे हैं. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन है और स्टेट पब्लिक सर्विसेज का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोविजन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है, क्योंकि इसी एक्ट ने बोला था कि पब्लिक सर्विस कमीशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो. एक फेडरल होगा जो सेंटर पे होगा, और एक प्रोविंशियल. Therefore, in terms of the provisions of this act, and with its coming into effect on April 1st, 1937, the Public Service Commission became Federal Public Service Commission, और provinces के अंदर एक अलग Provincial Public Service Commission बना दिया गया. Alright? तो इसी के साथ हमारी खत्म होती है हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया. अब हम फटाफट से आ जाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड. ऑलराइट.